क्या दलितों के खिलाफ इस देश में कोई साजिश हो रही है? हरियाणा की घटना और उसके तुरंत बाद सामने आई दो और घटनाओं के बाद यही सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर दलितों के खिलाफ साजिश हो रही है तो कर कौन रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित उत्पीड़न अपनी जगह, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत ज्यादा तेज हो गई है। आज इसी मसले पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। के फरीदाबाद में दो दलित बच्चों को जलाकर मार देने की घटना के बाद से सांप्रदायिकता बनाम सहिष्णुता की बहस अचानक से दलित गैर दलित के मुद्दे की ओर घूम गई है। इस घटना के तुरंत बाद हरियाणा के ही सोनीपत में एक दलित नाबालिग की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई। उधर कर्नाटक के दावणगेरे में एक दलित पत्रकार पर हमला हो गया। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं से बहस तेज हो गई है कि हमारे समाज में दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हर जगह दलितों की जिंदगी दबंगों के रहमो करम पर है। दुर्भाग्य से दलित उत्पीड़न के मामले हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कड़वा सवाल यह है कि क्या ऐसे मामलों को महज राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाना सही है? क्या ऐसे मामले लचर कानून व्यवस्था का नमूना नहीं, या फिर वाकई में दलितों के खिलाफ हो रही है हिंदुस्तान में बड़ी साजिश? हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक अचानक दलितों पर हमलों की वारदातों से देश की राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में दलित परिवार को जिंदा जलाने से भड़की आग ठंडी होती, उससे पहले हरियाणा के ही सोनीपत में एक नाबालिग दलित की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत से बवाल बढ़ गया। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में कोई सरकार ही ना हो। आज जो जानकारी प्राप्त हुई है घटना की, उस संबंध में भी मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और हमारी अभी बात हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, वो उस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। दलित उत्पीड़न का एक और हंगामाखेज मामला कर्नाटक के दावणगेरे में सामने आया। यहाँ 23 साल के लेखक और पत्रकारिता के छात्र भुजंगी प्रसाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। भुजंगी प्रसाद ने कुछ दिनों पहले ही दलितों की हालत पर एक किताब लिखी थी, जिस पर विवाद शुरू हो गया था। भुजंगी के मुताबिक अप्रैल 2014 में उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही थी। अब बड़ा सवाल ये है कि अचानक देश के अलग अलग राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं तेज हो गई हैं या फिर दलितों को लेकर राजनीति तेज हुई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही हरियाणा में दलित परिवार को जिंदा जलाने के सवाल पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक विवादित टिप्पणी की थी। कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ देश के अंदर लोग बाग हर चीज को तूल देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कुत्ता चल के जा रहा हो, मैं उसके पत्थर मार दूं तो उसी को तूल दे देंगे। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूं उस पत्रकार को लानत कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। हालांकि वीके सिंह ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली, लेकिन तब तक इस पर राजनीति इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि विरोधियों ने साफ कर दिया कि जनरल सिंह की माफी काफी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पिल्ला कहा था, अब 1.25 साल में वो पिल्ला बड़ा होकर कुत्ता हो गया। कोई बयान में कमी या गलती नहीं है। संस्कार ही भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के। वीके सिंह अपनी जातीय मानसिकता से ग्रस्त होकर के दलित विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं। आने वाले लोकसभा के सत्र में, राज्यसभा के सत्र में, संसद के सत्र में दादरी और दलितों पर अत्याचार संसद के मुख्य मुद्दे बनेंगे। आपके मंत्री महोदय दलितों को कुत्तों की संज्ञा से नवाज रहे हैं। आपके सरसंघ चालक खत्म करने की बात करते हैं और दिल्ली की सत्ता पे काबिज लोग चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। ये आपराधिक साजिश है। विरोधी तो विरोधी, बिहार में एनडीए के घटक दलों ने भी
वीके सिंह के बयान पर विरोध जताया, क्योंकि इस बयान का सीधा असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ना था। मुझको लगता है कि अभी मुनासिब नहीं है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं है। वीके सिंह बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है हम लोगों का, और उन्होंने कोई कहा कि कुत्ते की मौत या बिल्ले की मौत पर क्या सोचना, ये सबसे दुखद बात है। इस प्रकार की बात यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो हम समझते हैं ये अक्षम्य अपराध उन्होंने किया। हालत ये हो गई कि बीजेपी को ही अपने मंत्रियों को नसीहत देनी पड़ी। स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे। इन सब से अलग आम आदमी पार्टी ने तो वीके सिंह के खिलाफ दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है और SC/ST एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने दलितों का अपमान किया है, दलितों की तुलना कुत्ते से कर उन्होंने SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया है, और SC/ST एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ केस दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन PL पुनिया ने भी जनरल वीके सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब इन घटनाओं को कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। लिहाजा ये सवाल भी बड़ा हो चुका है कि क्या दलितों पर हमलों के पीछे भी कोई साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यह भी है कि दलितों पर राजनीति हो रही है या जानबूझकर दलितों को राजनीति में घसीटा जा रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी आज के दौर में बार बार दलित हितैषी होने का दावा कर रही है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर उदित राज जी मौजूद हैं दिल्ली से ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। JDU के वरिष्ठ नेता KC त्यागी हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं सुधींद्र भदौरिया जो कि BSP के सीनियर लीडर हैं, और अशोक भारती जी जो कि चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के, वो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन उदित राज जी, शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूं, चूंकि मौका वीके सिंह ने ही दिया है, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी ओर से दिया गया और इसी वजह से अब राजनीति इस पर गर्मा गई है, यानी कि जिम्मेदार तो बीजेपी ही है। कल प्रभात झा जी का बयान इसके ऊपर आया, उन्होंने कहा कि इससे पार्टी सहमत नहीं है इस बयान से, अगर उन्होंने कहा है जी। उसके बाद में नंबर 1, उसके बाद में वीके सिंह जी ने कई बार इसका स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने उस सोनप्रेर कांड को की तुलना नहीं किया है। उन्होंने कई बार कहा इस बात का, और मैं भी कहता हूं कि अगर सोनपेड़ के संदर्भ में उन्होंने ऐसी एनालॉजी दी है जी, यानी कुत्ते का तुलना किया है, तो न पार्टी उससे सहमत है न मैं सहमत हूँ। तो ये बात बार बार की जा चुकी है, तिल का तार बनाया जा रहा है। तो इसमें लोगों के पास में मुद्दे नहीं हैं, तो बिना बात के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने भी कह दिया कि हमने नहीं कहा है, और एक बड़े संदर्भ में उन्होंने बोला था। फिर भी पार्टी ने सतर्कता बरती है। कुत्ते से तुलना करके एग्जाम्पल देने की जरूरत वीके सिंह को क्यों पड़ी उदित राज जी? बड़ा सवाल है। PL पुनिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने बकायदा वीके सिंह को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और आप SC आयोग के चेयरमैन भी है। बड़ा सवाल ये है, दलितों को लेकर राजनीति तेज हो गई है या जानबूझकर कहीं ना कहीं उनको निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, हर साल बढ़ोतरी है, और ये उसी का नजारा है कि जगह जगह पर दिखाई देता है। आज कर्नाटक में भी एक दलित जो लेखक है उसके ऊपर हमला हुआ है, और वहां पर हमारी टीम गई है। यहां पर भी आज सवाल ये है कि जनरल वीके सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया वो हमारी बात छोड़ दीजिए, हम विपक्ष के पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं जी। इनके अपनी सरकार के लोग जो बिहार से संबंध रखते हैं, रामविलास पासवान जी ने कहा कि गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जीतन राम मांझी जी इनके सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गलत किया और प्रधानमंत्री जी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने बयान दिया है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, संभल के बयान देना चाहिए ताकि बाद में उसका स्पष्टीकरण ना देना पड़े। तो और इनसे कहा गया कि साहब आप माफी मांग लें, तो माफी भी किस तरह से मांगी? एक तो कहा कि पत्रकार जो जिसने ये दिखाया है जी, उसका दिमाग खराब है और उसके दिमाग का इलाज आगरा में कराना चाहिए, पागल खाने में कराना चाहिए। बिल्कुल। और जो कहा भी, उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो माना जाए तो मैं माफी मांगता हूं। अब कानून अपना साथ में है, जो आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत जो अपराध बनता है, तो मैं समझता हूं कि एफआईआर दर्ज करके और इसमें विवेचना स्पष्ट होनी चाहिए। और विवेचना अधिकारी पुलिस उसमें अच्छी तरह से देख ले कि अगर दोष बनता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर दोष नहीं बनता है तो कोई कार्रवाई ना करें। बिल्कुल, हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और खेल बिगाड़ने और की वजह से हमने नहीं किया, बल्कि आप ही के लोग उनका बयान दिया है। नावेद सिद्दीकी जी, लेकिन दलितों को लेकर जिस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ये जो भी हो रहा है आज देश में जी, चाहे वो हर प्रदेश में कुछ न कुछ हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही अफसोस की बात है। और इससे इंसानियत जो है वो मर रही है, इंसानियत खत्म हो रही है जी। और जिस तरह इंसानियत को खत्म करने वाले कुछ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो ये एक बयान आया है एक मंत्री जी का जी, जिन्होंने बहुत ही शर्मनाक बात कही है, बिल्कुल उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन जो घटनाएं बढ़ी हैं सर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार, देखिए, इस तरीके की बयानबाजी जो होती है माहौल खराब करने की, कहीं ना कहीं किसी को छूट दी जा रही है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी, ये वीके सिंह साहब उन्हीं के पग चिन्हों पे चल रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत पहले एक समुदाय के लोगों को कह दिया था कि अगर मेरी गाड़ी के नीचे भी अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। चलिए, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन सिद्दीकी साहब, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, आंकड़ा सुन लीजिए, यूपी में 2013 में 7078 दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए। 2014 में उनकी तादाद बढ़कर 8074 हो जाती है। अगर 1000 मामले एक साल में ही बढ़ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार हुई, क्योंकि सरकार तो आपकी है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहां तक सरकार हमारी है, हमने आपसे पहले भी बताया, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग का एक एजेंडा है, एक काम है विकास करना जी। हम लोग विकास कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारा लगातार जो हमने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, मोदी भी कहते हैं कि वो विकास का एजेंडा लेकर आगे बढ़े हैं। चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेती हूं। केसी त्यागी जी हाथ उठा रहे थे, लौटी हूं सर मैं आपके पास। तो उनके सामने आ गया है ना, दिल्ली में आ गया जी। दिल्ली के जो चुनाव हुए, मोदी जी का रिजल्ट तो आ गया उनके सामने। बिल्कुल, 2017 भी यूपी बाकी है। लेकिन लौटी हूं सर मैं आपके पास, केसी त्यागी जी। लेकिन चूंकि अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो 18% जो दलित हैं वो सरकार के बनने और बिगड़ने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे में दलितों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन उसके पीछे की अगर हम वजह देखें तो उत्पीड़न के भी कई सारे मामले एक के बाद एक सामने आए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, समाज का सबसे, एक बात मैं और कहूंगा, गरीब, कमजोर, वंचित तब, मैं इनसे कहिए जरा एक मिनट हमारी बात सुन लें जी। आप अपनी बात पूरी करें। और भी गेस्ट हैं। तो समाज का सबसे गरीब, कमजोर तबका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि प्रशासन में भी इनके लोग बड़े पदों पर नहीं हैं जी। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज इलाकों में करते हैं, वो समाज का जो संपन्न तबका है, जो डिसीजन मेकिंग में है, उनसे भी उनकी तालमेल है जी। इसलिए दलित उत्पीड़न की एक घटना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि उसकी रक्षा कौन करेगा। थाने, कोर्ट, कचहरी में भी उसकी सुनवाई नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा, समूचे देश में असहिष्णुता और अत्याचार के मामले इन वर्गों के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? जब सर्वोच्च या बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के मुंह से ऐसी भाषा निकलती है जी, दलितों के प्रति या माइनॉरिटी के लोगों के प्रति, तो ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और गाजियाबाद यहां से 15 किलोमीटर दूर, फरीदाबाद यहां से 18 किलोमीटर दूर,
वहां के एक दलित भाई की हत्या के बारे में ये पत्रकार पूछते हैं जी कि वहां जो हत्या हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? गैर तो मुरादनगर जो मेरा भी कस्बा है, मैं भी वहां पे लोकसभा में रहा हूं। अगर बिहार के भी मैं आंकड़े, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वहां के एक दलित भाई की हत्या के बारे में ये पत्रकार पूछते हैं जी कि वहां जो हत्या हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? गैर तो मुरादनगर जो मेरा भी कस्बा है, मैं भी वहां पे लोकसभा में रहा हूं। अगर बिहार के भी मैं आंकड़े जुड़वा दूं आपको, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने सवाल खड़े किए हैं। 2013 में 6,721 मामले सामने आते हैं दलित उत्पीड़न के, 2014 में 7,893 मामले सामने आते हैं। तो वहां पर तो आपकी सरकार थी, आपको तो कम से कम ख्याल रखना था। दलित चेतना ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों वो अपने अधिकारों के लिए संवेदनशील और ग्राहक बनेंगे जी। तो जो समाज का ताकतवर और सामंती तबका है उससे उसको वंचित करने के लिए जुल्म और जाति बढ़ाएगा। हरियाणा का क्या है जी? हरियाणा में एक संपन्न और एक प्रगतिशील तबका शेड्यूल कास्ट के बीच में नौकरियों के जरिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए एमर्ज हो रहा है। तो सामंती ताकतें उसके उत्थान को देख करके प्रसन्न नहीं है। नहीं सर, कहीं भी उत्पीड़न अगर दलित का हो रहा है तो वहां की राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन एक बार मैं रुख करना चाहूंगी, बीएसपी का सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, मायावती जी भी सामने आई हैं और उन्होंने वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात कह दी है कि मोदी कार्रवाई करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजनीति का शिकार भी तो बार बार दलितों को बनाया जाता है। अपना वोट बैंक साधा और उसके बाद किनारे निकल गए, फिर उसके बाद जो मन वो होता रहे, दलितों को किसी से कुछ लेना देना नहीं रह जाता है। लेकिन अब जब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, हम पर तो ये इल्जाम है अन्य पार्टियों का भी और बहुत सारे लोगों का कि हम दलित हितों के प्रहरी हैं जी। पर मैं एक मिनट के लिए इस सवाल को अलग रख दूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ समय से जो दलितों के प्रति एक संवेदनशील राजनीतिक दृष्टिकोण होता था उसमें लगातार ह्रास हो रहा है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेषकर जब इस देश के अंदर आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, उसके बाद से एक संदेश गया कि इन तबकों के लोगों को कहीं न कहीं उत्पीड़न का शिकार बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने तो खारिज कर दिया। वरिष्ठ मंत्री, उनके वरिष्ठ मंत्री, देखिए एक मंत्री का बयान होता तो हम लोग आपके साथ बहस करते, पर ये लगातार मैं आपको दर्जनों लोगों के बयान गिना सकता हूं। कुछ मंत्री कहते हैं कि जो लोग एक खास किस्म का मीट खाते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं। कुछ उनके मंत्री कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर एक खास किस्म के लोग ही रह सकते हैं, बाकी इनको देश से निकाला दे दिया जाए। तो ये जो एक इनके अंदर अहंकार की भाषा, देश में जो आम सहमति बनी हुई है कुछ सवालों को, उनको ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं उनकी, बल्कि सांस्कृतिक मंत्री ने तो तमाम नई तरह की संस्कृतियों के उदाहरण पेश कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अफसोस की बात है। और अगर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं ये समझा जाएगा कि कहीं न कहीं पूरी सरकार उस मानसिकता से ग्रस्त है और उनका समर्थन श्री वीके सिंह को है। चलिए, यानी कि वीके सिंह पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अशोक भारती जी, अगर राजनीतिक दलों को हम देखें तो हर एक राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति ही कर रही हैं। और जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण होना चाहिए, ये बातें बार बार बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी हैं। लेकिन आरक्षण का लाभ दलितों को मिला कहां? अगर मिला होता तो आज भी वो पीछे क्यों रहते इस समाज में? और यही तो सबसे बड़ा विषय हो जाता है कि आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। सुधार क्या कहीं देखा जा रहा है दलितों के भीतर? देखिए, हम लोगों को एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज देश में जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था है जी, उस आर्थिक व्यवस्था में देश का 75% जो कारोबार है वो निजी क्षेत्र के हाथों में है जी। और सरकार जो है धीरे धीरे जो सेवाओं के क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र, उससे हाथ खींच रही है। साथ के साथ सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण को, सरकारों ने पिछले 1990 से बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है। तो विकास के लिए तो वो जरूरी है ना सर? मैं उस बात पर आता हूं जी। और मुझे लगता है कि लेकिन जब ये निजीकरण की प्रक्रिया चली, ये जो नई इकोनॉमिक व्यवस्था, लेकिन इस नई अर्थव्यवस्था में दलित और आदिवासी को किसी भी तरह से हिस्सेदार नहीं बनाया गया। और
जब आप उसको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो जो प्रक्रिया थी उनके विकास की वो एकदम उल्टी दिशा में जा रही है। एक चीज तो हमको ये करना है। दूसरा कि इसका कुछ रास्ता हो सकता है। रास्ता ये हो सकता है कि जब दलित संगठनों ने, तमाम लोगों ने दबाव बनाया तो निजी क्षेत्र ने कहा कि हाँ हम उनकी नहीं, हम निजी क्षेत्र पे क्यों जाते हैं? देखिए कुछ चीजें तो हम छोड़ दें। मैं आरक्षण की बात करूं। बड़ा मामला ये है कि अभी हाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और हम अच्छी शिक्षा क्यों न दें? हम अच्छी शिक्षा दें, हम उनको पढ़ाए लिखाएं, उनको खुद के पैर पर खड़ा करें। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ उससे पहले इस देश में कुछ तबके ऐसे थे जो दलितों को, आदिवासियों को दबाना अपना धर्म मानते थे, अपना अधिकार मानते थे। लेकिन जब देश का संविधान और उस वक्त दलितों की स्थिति, अभी दलितों की स्थिति भी उस वक्त ऐसी थी कि वो भी समझते थे कि ये उनका इतिहास, मतलब कि उनका तो भाग्य ही ऐसा है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद दलित और आदिवासियों ने ये माना कि इस देश में वो तमाम जातियों के बराबर हैं। तो उन्होंने अपना मानस बदला कि बराबरी का हक उन्होंने मांगा। लेकिन जो ऊंची तथाकथित जो ऊंची जातियां, तथाकथित जो शक्तिशाली तबके थे, जो जमींदार थे, उन्होंने अपने मानस को नहीं बदला है। वीके सिंह जैसे लोग उन मानस ना बदलने वालों के प्रतिनिधि हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्योंकि दलित लगातार कह रहा है मैं बराबर हूं। जो शक्तिशाली तबके वो ये कह रहे हैं आप कैसे बराबर हो जाएंगे, तो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यही वजह है, अगर हम देखें 1991 से लेकर 2014 तक दलितों पे 6,74,619 अत्याचार की घटनाएं हुई और इसमें करीब करीब 70 लाख लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं। और मेरा मानना है कमोबेश तमाम सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबकी सब बराबर की इसमें हिस्सेदार हैं, बराबर की हिस्सेदार हैं और बराबर की जिम्मेदार भी हैं। लेकिन बीच का रास्ता निकाला कैसे जाए ताकि कम से कम दलितों को उनकी आवाज दी जा सके। और जो हालिया मामले सामने आए हैं, एक बार फिर से मुद्दा वही है कि क्या जानबूझकर इस पर राजनीति हो रही है या ज्यादातर आंकड़े इस मामले में बढ़ गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक दलित उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसको रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा आगे करेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस लगी। राज्यों में दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या कोई बड़ी साजिश भी काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस जारी है। लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उदित राज जी, अब सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, चूंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि दरअसल बीजेपी की मानसिकता ही जातिवादी और सामंतवादी की है और इसी वजह से ये स्थिति हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। उदित राज जी, देखिए उदित जी, देखिए ऐसा है जी कि पुनिया जी ने पुनिया जी को मैंने सुना जी, ये हरियाणा प्रदेश के में इनकी सरकार 10 साल तक थी। मिर्चपुर कांड हुआ, भगवाड़ा कांड हुआ, हरसोला कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, दुलेना कांड हुआ। और पुनिया जी की ईमानदारी की भी दाद देता हूं कि खुद अपने सरकार के खिलाफ में इन्होंने कहा था कि हरियाणा बलात्कार प्रदेश हो गया है जब बलात्कार की घटनाएं आई हैं। तो ये सामाजिक समस्या तो है इस देश की जी, इसको ये सामाजिक समस्या है। दलितों के साथ भेदभाव तो पूरे देश में होता ही है। अभी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, मीडिया के क्षेत्र में भागीदारी शून्य है, उद्योग के क्षेत्र में है, या कैपिटल मार्केट हो, आर्ट कल्चर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, हायर एजुकेशन हो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ये कहीं भी नहीं होते। अभी आपने बात कही उत्तर प्रदेश की, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो कैपिटल मार्केट हो, आर्ट कल्चर हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, हायर एजुकेशन हो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ये कहीं भी नहीं होते। अभी आपने बात कही उत्तर प्रदेश की, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अत्याचार, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसमें एक बड़ा संशोधन किया था, जबकि केंद्र का कानून है कर नहीं सकती थी। उन्होंने कहा था कि बलात्कार हत्या के मामले को छोड़कर के बाकी मामले में अत्याचार निवारण अधिनियम लागू ही नहीं होगा। तब मैंने लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट किया था। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के रिट ने कहा कि ये गलत है। मायावती जी की सरकार अत्याचार निवारण अधिनियम जो SC/ST के प्रोटेक्शन के लिए बना है उसमें चेंज नहीं कर सकती, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। हमारे इंटरवेंशन पर हुआ है।
और आपने अभी खुद बताया कि जो आंकड़े दिखाए हैं, बिहार के भी आंकड़े बताए हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाए हैं, हर जगह के आंकड़े दिखाया जाए। समग्रता में देखा जाए तो एक सामाजिक समस्या है इस देश की, कानून सामाजिक समस्या को लेकिन दूर किए जाने की भी जरूरत है सर। केंद्र में आपकी सरकार है, बिल्कुल समझ गई मैं आपकी बात। पुनिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। त्यागी साहब मैं आती हूँ आपके पास। पीएल पुनिया जी, तमाम कांड का जिक्र किया है उदित राज जी ने, जी, उस पर आपका जवाब। फिर से सवाल पूछिएगा जरा। सवाल आपसे सीधा सा मेरा यही है, जब कांग्रेस की भी सरकार थी उस समय भी दलितों के उत्पीड़न की तमाम घटनाएं सामने आई, तमाम मामले सामने आए और उनकी फहरिस्त लंबी है जिनका एक एक करके जिक्र भी किया है उदित राज ने। उस पर आपकी टिप्पणी। मैं फिर एक बार कह देता हूं, देखिए मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, अगर आप कहें तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। जी पुनिया साहब। जी, उदित राज जी ने विस्तार से जो विवरण दिया है, कौन से कांड हुए, जिनकी समस्या हुई, वो सही है। और किसी हर घटना के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहां से गए और उसका राज्य सरकार को कटघरे पे खड़ा किया। और मैंने स्वयं राज्य सरकार की खुले मंच से आलोचना की है, वो उदित राज जी ने जिसका उल्लेख किया। आज सवाल ये है कि पिछली सरकार की बात करें, अब ये सरकार आई तो ये कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, क्योंकि उससे भी ज्यादा ऊंचे बढ़ गए, ज्यादा क्राइम उससे ज्यादा हो गया। तो ये सही है, एक सामाजिक ये समस्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। दोबारा मैं लौटती हूं आपके पास केसी त्यागी जी, लेकिन यहां पर एक तरफ उदित राज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में भी बिल्कुल ऐसा ही था, और इस बात को पीएल पुनिया साहब स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि हमने उसकी आलोचना भी की। यानी कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और इसका निदान राजनीतिक मंचों पर कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में चुनाव है, क्या इस वजह से भी दलितों के मामले को ज्यादा बड़ा करके उछाला जा रहा है? क्या इस बात को भी समझा जाए? नहीं, हमने तो नहीं कहा वीके सिंह जी से कि आप दलित विरोधी बयान दीजिए। जी, आप उनको कुत्ते बिल्लियों के साथ तुलना कीजिए। हमने तो नहीं कहा संघ प्रमुख से कि आरक्षण समाप्त कर दीजिए। जो डॉक्टर अंबेडकर की, महात्मा गांधी की दी हुई व्यवस्था थी, उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया संघ प्रमुख ने। और चूंकि संघ प्रमुख ने कहा है तो स्वयं सेवक की हिम्मत नहीं है कि संघ प्रमुख के खिलाफ कहीं चला जाए। तो ये सारे सवाल तो हमारे मित्र उदित राज जी की पार्टी के बड़े नेताओं ने दिए हैं, वरना आज आप हमसे क्यों बहस करते? जो ताकतवर मंत्री है उसका इलाका भी वहीं का रहने वाला है, और उसने जाकर के इस तरह का वक्तव्य दे दिया कि ये तो मुरादनगर का बयान मेरे पास है, अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसमें सरकार का क्या दोष है? तो कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी तो बेचारे वो पहले भी बिता रहे हैं। अभी जो जात के सेंसस रिपोर्ट आई है, 8 लाख लोग सर पे मैला उठा रहे हैं, 8 लाख परिवार जो है भीख मांग रहे हैं। तो ये तो वो तो कुत्ते बिल्ली की जिंदगी तो कई हजार साल से बिता ही रहे हैं। और एक मंत्री और ये कह दे तो उसके बाद जो उसका सामाजिक सम्मान है, जो सामाजिक हिस्सेदारी है, उसी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और संघ प्रमुख ने तो सारे देश के दलितों की, पिछड़ों की ऐसी सांस बंद कर दी है एक वक्तव्य देकर के कि आरक्षण की भी समीक्षा हो सकती है, जिसके लिए मेरे मित्र उदित राज जी भी, जिसके लिए मेरे मित्र पूनिया जी भी, और हम सब लोग भी, ये सारे लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहे इस आरक्षण के लिए। तो ये जो सवाल खड़े हो गए हैं, अगर ये सवाल ना होते तो आज आप बहस क्यों कराते? लेकिन अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसको सामाजिक अनिवार्यता बताते हैं केसी त्यागी साहब, तो क्या उतना काफी नहीं है? आप संघ प्रमुख के बयान को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की आवाज को थोड़ा कम करके आका जा रहा है। त्यागी साहब, मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर भी आ जाता हूं जी। ये है 13 जुलाई 2013 का प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और उसके नीचे कुत्ता पप्पी आ जाए तो भी तकलीफ होती है। ये प्रधानमंत्री ने कहा जब किसी ने कहा कि गुजरात के दंगे में सुना है कि 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और आपको पीड़ा नहीं हुई, तो मैं तो प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य आपको सुना रहा हूं। तो जब प्रधानमंत्री ऐसा वक्तव्य देगा तो उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों से हम क्या उम्मीद करें? लेकिन अगर कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री आज होता कंधमाल में,
आपको लगता है कि संवेदनशीलता की कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है? हालांकि आरक्षण को लेकर मुंबई में उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी कि वो हमारी सामाजिक अनिवार्यता है और बीजेपी उस पर कायम है। लेकिन यहाँ पर एक बार सिद्दीकी साहब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी भी सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि यादवों को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया है और बार बार उत्तर प्रदेश से भी दलित उत्पीड़न के कई सारे मामले सामने आए हैं, ऐसे सवालों के घेरे में आप लोग भी हैं। कितना भी निशाना साधिए बीजेपी पर, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी है उससे आप कैसे बचेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि यादवों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, हर जगह यादव रख दिए हैं, तो अगर हमने दरोगा तमाम यादव रख दिए हैं, हर जगह हमारे अगर दरोगा बताए जाते हैं कि पुलिस थाने में यादव ज्यादा हैं, तो ये बताइए हमारा एसएसपी कौन है? एसएसपी तो वहां पे पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, तो दरोगा तो तिवारी जी के अंडर ही हुआ ना। लेकिन ये तो जो मामले बढ़े हैं एसएसपी आज दलित उत्पीड़न के जो मामले बढ़े हैं उस पर कंट्रोल आप लोग क्यों नहीं कर पाए? हम लोगों के ऊपर तो इतना इल्जाम लगाया जाता है, हम लोग इल्जाम सुनने के आबादी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। आज हर जगह यादव भरे जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम जो मैच खेल रही है अभी, उसमें उमेश यादव जो खेल रहे हैं वो भी अखिलेश जी ने भेजा हुआ होगा, वो भी अखिलेश जी ने उमेश यादव को वहां किया होगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी। देखिए, सीधी बात आपको एक बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक कहना था कि जब वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, जब 2014 की बात है, उससे पहले, कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर देंगे। वो ये कहते थे कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। और ये जो दंगे हो रहे हैं हर प्रदेश में, ये साफ उन्होंने साबित कर दिया है कि हमने गुजरात मॉडल लागू कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, लागू कर दिया। लेकिन गुजरात मॉडल से उस समय तो उनका तात्पर्य विकास से था, हालांकि आपने किसी और रूप में दे दिया। उदित जी जवाब देना चाह रहे हैं। उदित राज जी, मैं आपत्ति आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा था? जी, मैं इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं कि अगर उस समय बयान दिया प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, तो ये कहा था कि जिस तरह से गुजरात में बिजली है, पानी है, सड़क है, बहुत अच्छा घुमा रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा नंबर बढ़ा रहे हैं आप। इसको आप गलत रूप से देश के विकास की बात कीजिए, देश के विकास की बात करिए भाई साहब, नंबर बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न तो सबसे नहीं। देखिए, ऐसा है, मैं नंबर बढ़ाता उड़ाता नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं संघर्षों से अपने आप को स्थापित किया हूँ, मैं नंबर नहीं बढ़ाता हूँ, जो सच होता मैं कह देता हूँ। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है, जैसे कह के तो आपने और साबित कर दिया, दलितों का डिमोशन, दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के टाइम में हो रहा है। इस समय 1.5 लाख लोगों का डिमोशन कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट सिद्दीकी साहब, दरअसल हंसने की बात नहीं है, इस बात पर गंभीरता से समाजवादी पार्टी को विचार करना होगा, क्योंकि वास्तव में आंकड़े बहुत ज्यादा है। लेट मी कम इन प्लीज, चित्रा। नहीं सर, सिद्दीकी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। आप गुजरात के विकास मॉडल या कहीं की बात करिए, लेकिन अगर आपके राज्य में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है, और इसमें हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। उदित जी, मैं आपकी बात समझ 1.5 लाख कर्मचारियों का डिमोशन कर रहे हैं। बात पे आ रही है। अशोक जी की बात करेंगे, पीएल पुनिया साहब हमारा संपर्क बीच में टूट गया था, उनकी बात रह गई थी। की जो सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा दलित मानसिकता विरोधी सरकार है, स्थापित कर दिया संविधान में। और आपकी नागराज के मामले में 5 जजेज की पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण दिया है, फिर भी कहीं किसी पूरे देश में कहीं पदोन्नति नहीं हो रही, डिमोशन नहीं हो रहा। लाखों कर्मचारियों का SC ST का डिमोशन हो रहा, तो उत्तर प्रदेश में सोनपेड़ से कई गुना ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी सरकार कर रही है। आप क्या बात करेंगे? आप उनसे बात कर लीजिए ना। चलिए एक बार पुनिया साहब को हम लोग कर लेते हैं, बीच में उनसे संपर्क टूट गया था। पुनिया साहब, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, हम बीजेपी को दोष दें क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, और चलिए हरियाणा का भी मामला सामने आ गया है, लेकिन अगर इसमें कांग्रेस शासित राज्यों की भी मैं बात करूं तो कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई हो। 2013-14 का ही आंकड़ा मेरे पास है, हर जगह उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। तो इसके लिए फिर राज्य सरकारों की भी तो जिम्मेदारी है, और कांग्रेस शासित राज्य भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के राजकुमार तस्वीर खिंचाने पहुंच जाते हैं हर जगह, सिद्दीकी साहब, दलित की घटना पुनिया जी का जवाब ले लूं। ये कहना चाहूंगा कि चाहे कि
देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की, वो दलित मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता के प्रदर्शन सब जगह होता है। जी। मैं केंद्र सरकार के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले राज्य सरकार के। मैं उदित राज जी के बात से सहमत हूं कि वहां पर दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित होकर कितने लोगों को, लाखों लोगों को वहां कर रिवर्ट किया। जो कर्मचारी पहले से हैं 1997 से 20 साल पहले जो प्रमोट हुए थे उनको रिवर्ट किया और वहीं पर उनको तैनात किया। ये यूपी की बात कर रहे हैं आप? जूनियर काम करते थे उनके नीचे काम किया। आज उत्तर प्रदेश में 56 दलित विधायक है, 56 दलित विधायक, और उनके समर्थन से वहां की सरकार चल रही है। अगर वो आज समर्थन वापिस ले लेते सरकार गिर जाती है। तो कुछ तो इस तरह का सोचना चाहिए। जहां पर दिल्ली में केंद्र सरकार की बात है तो हमारा जितना शिक्षा का बजट था, स्वास्थ्य का बजट था, वो काट के कम कर दिया। आपके मंत्री मेनका गांधी जी वो कहती हैं कि हमारा चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर का बजट इतना कम कर दिया, हम तो काम चला ही नहीं सकते, तनख्वाह देने के लिए नहीं है। आपने जो शेड्यूल का सब प्लान का 20,000 करोड़ रुपया पिछले बजट में कम कर दिया। जितने भी हेड थे जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ मिल सकता हो, उनका तो बजट काट के कर दिया। तो क्या दलितों की बात करते हैं? अगर बजट कम कर दिया जाएगा तो वास्तव में सवाल यही खड़ा होगा कि विकास फिर होगा कैसे। इसी मुद्दे पर मैं लौटूंगी और इसका जवाब भी मैं उदित राज जी से लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बड़ी बहस इंडिया न्यूज पर लगातार। भाग्य है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी दलितों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाता है। उत्पीड़न की घटनाओं में कमी कैसे लाई जाए? छोटा सा जवाब अशोक भारती जी, कैसे कम किया जाए जो उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है जो भारत की जो संवैधानिक संरचना है उसमें दलितों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं जी, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के लेवल पर लाना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए। दूसरा कि सरकार का कमिटमेंट है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज स्पेंड होने चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार एससीपी टीएसपी बनाए, लेकिन उसको लागू करने के लिए कोई मशीनरी केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर एग्जिस्ट नहीं करती। वो मशीनरी बनानी चाहिए। हर विभाग में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के मातहत एक मशीनरी बनाई जा सकती है, उसके लिए बजट दिया जाए, उसके लिए स्टाफ दिया जाए। साथ के साथ दलितों के, आदिवासियों के जो सामाजिक आर्थिक संगठन है उनके साथ लगातार चर्चा करके उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाया जाए। सरकार में कोई विभाग आज इस बात के लायक नहीं है कि वो दलितों की दिक्कतों को समझता हो। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं जो सुझाव आपकी ओर से दिए गए हैं वो जितने भी हमारे राजनेता इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो उन पर अमल जरूर करेंगे। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दलित जागरूक हो रहा है और उम्मीद हम यही करते हैं कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर केंद्र और राज्य इन दोनों ही सरकारों को खुद के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार बनाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।